हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे हो। तो मेरे क्लास 12th के स्टूडेंट्स जो भी हैं, जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, वो तो इस समय मतलब उनके पास बहुत सारे देखिए मतलब एंजाइटी मतलब ऐसे मतलब प्रेशर एक होगा कि ये सब्जेक्ट पढ़ना है, वो सब्जेक्ट पढ़ना है, ये मेरा छूटा हुआ है। देखिए ऐसा होता है ना कि मतलब हम स्टडी करते रहते हैं पूरे वर्ष, लेकिन लास्ट के टाइम में कुछ ऐसा सा लगने लगता है कि यार मुझे कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो देखिए कुछ टाइम के लिए आपको ऐसा लगेगा, लेकिन जैसे ही आप कोई टेस्ट या कुछ सॉल्व करेंगे तो आपको वो सारे क्वेश्चन जो भी आप पढ़े हैं वो याद आने लगेंगे। तो कभी भी आप ऐसे घबराइएगा मत कि मतलब मेरा सिलेबस तो हमने कंप्लीट किया पर मुझे कुछ याद ही नहीं हो रहा। तो कभी भी आप ऐसा इसकी मतलब टेंशन ना लीजिएगा। ये आप एक दो बार रिवाइज करेंगे और सबसे आपके जो लास्ट के 2 मंथ होंगे उसमें आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना शुरू कर देंगे तो आपके रिवीजन को एक दुगना रफ्तार मिल सकती है। और कहा जाए तो जैसे आपने पूरे 1 साल तैयारी की है, वो जो 2 महीने पेपर सेट प्रैक्टिस करने की होगी ना, वो आपके जो भी आपका नंबर मान लीजिए 50 पे अटका हुआ, वो डायरेक्टली सीधे 90 के पास तक जा सकता है। तो इसीलिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा कि हमारा ये छूटा वो छूटा है। बस आप जैसे पढ़ रहे हैं उसी तरीके से आप अपनी मेहनत करते रहिए और लास्ट के 2 मंथ में आप क्या अभी से प्रैक्टिस सेट करना स्टार्ट कर दीजिए। अब आपको ना जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा रिवीजन होता चला जाएगा। तो इसी के साथ हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर उसे हम पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने बहुत सारे देख ली, इंट्रोडक्शन देख लिया, आईपीसी नाम कर दिया, प्रैक्टिस भी कर ली। आज इसमें समावेत्ता आता है और बोर्ड में समावेत्ता से भी क्वेश्चन आते हैं। आपको ऐसे 2 कंपाउंड बना देगा और उसके आइसोमर्स की संरचना आपको बनानी होगी। तो आज हम उसी को देखते हैं। समावेत्ता हमने कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ा था कि हमने समावेत्ता उसमें भी देखी थी कि 2 प्रकार की होती है, संरचनात्मक एंड त्रिविम। उसमें तो हमने त्रिविम वाले को नहीं पढ़ा, लेकिन इसमें हम त्रिविम वाले को भी देखते हैं। तो अब देखिए भाई होता क्या है, समावेत्ता की सबसे पहले तो आपको डिफिनीशन आनी चाहिए। तो यहाँ से आप याद रखिएगा समावेत्ता की डिफिनीशन क्या होती है, जिसके रासायनिक सूत्र समान हो। रासायनिक सूत्र या अणु सूत्र समान हो, लेकिन संरचना अलग अलग हो, अलग अलग हो, समायवी यौगिक कहलाते हैं। इस गुण को समावेत्ता कहते हैं और इंग्लिश में इसे कहा जाता है आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले आपको डिफिनीशन क्लियर होनी चाहिए और हमने डिफिनीशन यहाँ पे लिख दिया। तो क्या होता है, रासायनिक सूत्र या अणु सूत्र समान होंगे लेकिन संरचना अलग होगी, और इन्हीं संरचना किस किस बेस पे अलग होगी उसी बेस पे हमने इसको विभाजित कर दिया। और वही आज हम यहाँ पे क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से, और एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको हम देख भी लेंगे। तो आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समावेत्ता की डेफिनेशन पूछी जाती है, तो आप इस डेफिनेशन का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखिए इसमें प्रकार देखेंगे। तो पहला है संरचनात्मक समावेत्ता, यानी संरचना में कोई डिफरेंस होगा और वो कैसे कैसे होगा, वो 4 प्रकार से होगा। दूसरा है त्रिविम समावेत्ता, और त्रिविम समावेत्ता जिसे हम स्टीरियो समावेत्ता बोलते हैं, और इसको स्ट्रक्चरल समावेत्ता आइसोमेरिज्म, इसे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो ये 2 प्रकार की होती है, ज्यामिति एंड प्रकाशीय, और ये 4 प्रकार की होती है। पहला आयन एनहाइड्रेटेड लिंकेज एंड कोऑर्डिनेटेड संयोजकता। तो सबसे पहले आइए हम समावेत्ता, तो हम एक एक एग्जाम्पल को लेके देखते जाते हैं। हमने परिभाषा तो देख ली भाई, अणु सूत्र समान होने वाला, लेकिन उसकी संरचना आपको 2 या 2 से अधिक मिल सकती है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे। तो ये डिफिनेशन को हम करते हैं यहाँ से रिमूव।
और एक एक समावेत्ता लेके हम देखते हैं। सबसे फर्स्टली हम देखते हैं, फर्स्ट हमें पढ़ना आयनन समावेत्ता। तो हम देखते हैं आयनन समावेत्ता, ये हो गया हमारे पास आयनन समावेत्ता। अब नाम से ही पता चला कि इसमें आयनन जो भी हम संरचना बनाएंगे, जो आयन होंगे उसमें डिफरेंस होगा। आयन कभी मतलब कहीं अलग स्थिति में रहेंगे और दूसरे में अलग स्थिति में रहेंगे, लेकिन सूत्र तो समान रखना है। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे ये कंपाउंड लिखा है, तो ये एक कंपाउंड है और इसकी हमें दो संरचना बनानी, तभी तो हम बोलेंगे कि इसमें इस प्रकार की संरचना है। तो हमने यहाँ से लिख लिया NH3 पेंटा और ये Br एंड SO4। अब सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा भाई इसमें आयन है कौन सा। तो ये तो हमारा उदासीन आयन है और ये दो हैं ऋणात्मक आयन। तो इन्हीं दोनों में से हम परिवर्तन देख सकते हैं। तो देखिए इसके दो प्रकार से संरचना कैसे लिखेगी। पहले में हम कर सकते हैं CO और NH3 को तो हम यूं ही पेंटा के रूप में लिख देंगे, और एक बार Br को आप अंदर करेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर से और एक बार बाहर कर देंगे। तो आयन को हमने बाहर कर दिया, देखिए संरचना में परिवर्तन हो गया। यहाँ पे सभी कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स के अंदर थे और यहाँ जो पहली संरचना हमने लिखी है सल्फेट कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स के बाहर हो गया, और ये बहुत सारे डिफरेंसेस मिला देगा। ये नहीं कि हमने बस लिख लिया, देखिए ये यहाँ पे लिखते ही बहुत सारे डिफरेंसेस यौगिक में आ जाएगा। लेकिन अणु सूत्र में देखेंगे तो आप कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। कोबाल्ट 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे है, अमोनिया 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, ब्रोमीन 1 यहाँ पे, यहाँ पे सल्फेट 1 यहाँ पे, लेकिन इसकी संरचना और पूरी चीजें इसकी बदल गई। बस आपको देखने के लिए सूत्र सेम दिखेगा, लेकिन बाकी इसकी जो भी प्रकृति होगी वो बदल जाएगी। अब हमने एक ऐसा बना लिया, अब हमें इसी का दो कंपाउंड बनाएगा तभी तो हम तुलना करेंगे। तो एक हम CO लिख लेते हैं, यहाँ पे NH3 लिख लेते हैं और 5, और यहाँ पे आप सल्फेट को अंदर कर देंगे और कहेंगे भाई अब ब्रोमीन आप चलिए बाहर। तो ये बहुत ही आसान है। अब इसमें आप बता सकते हैं कि जब भी आयनों में चेंज दिखे तो आपको दिया कि यहाँ पे क्या है, आयनन समावेत्ता है। जब भी हम आयन को अंदर या बाहर यहाँ से आयन में परिवर्तन होता है तो वो कौन सी संरचना कहलाती है, आयनन समावेत्ता। तो देखिए कितना इजी था, बस हमें यहाँ से आयनन को अंदर और बाहर करना था। तो ये थी हमारी आयनन समावेत्ता। तो आई होप आप लोग को समझ में आई हो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाली हाइड्रेटेड। अब भाई हाइड्रेटेड, तो हाइड्रेटेड से आपको याद रखना है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ जल आने वाला है। तो जब हम दूसरी देखते हैं, यहाँ से लिखते हैं दूसरी वाली हाइड्रेट समावयवता, हमने लिख लिया भाई हाइड्रेट समावयवता। अब यहाँ पे हमने जो इसका एग्जांपल लिखा है Cr बाहर होगा और जो जल हमारा क्या होगा, अंदर होगा। अब हम यहाँ से संरचना में चेंज जब भी करेंगे तो देखिए सबसे पहले हम एक क्लोरीन को अंदर लाएंगे और एक जल को बाहर निकाल देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा हाइड्रेटेड कंपाउंड Cl2। एक वाले क्लोरीन को हमने अंदर ले लिया है और एक जल को हमने बाहर निकाल दिया, तो ये हो गया हमारे पास H2O। तो ये हो गई संरचना में चेंज। दूसरा भी हम चेंज यहाँ पे लिख सकते हैं, एक Cl क्रोमियम। अब यहाँ से एक और Cl हम अंदर ले लेते हैं। तो जब हम एक और Cl लेंगे तो यहाँ पे हमें एक अणु जल और बाहर करना होगा, यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ पे Cl2 एंड 2H2O। तो देखिए ये मिल गई हमारे पास हाइड्रेटेड समावयवता। अब यहाँ से इसका नाम में भी परिवर्तन हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे एक्वा लिखते थे, अब वहाँ पे हम लास्ट वाला जो जल है वो एक्वा नहीं लिखा जाएगा और इसकी प्रकृति में भी बहुत सारा चेंज आ जाएगा इस तरीके से लिखने पे। तो जब भी देखिए आप ये कंपाउंड था और इसको इस दो तरीके से लिख लिए, लेकिन कहीं भी अणु सूत्र में आपको परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। जितने कंपाउंड इसमें है, जितने कंपाउंड इसमें है, उतने ही कंपाउंड यहाँ पे भी है, लेकिन संरचना आपको अलग दिख रही है। ये मोनोहाइड्रेट। अब देखिए इसका आरपीसी नामकरण भी हम एक बार रिविजन कर लें। तो ये एक्वा है, ये क्लोरीन है, तो सबसे पहले हम एक्वा को लिखेंगे। तो हम लिखेंगे पेंटा एक्वा क्लोरिडो क्रोमियम। अब इसके बाद यहाँ पे हम आ जाएंगे क्लोरिडो, लेकिन यहाँ पे मोनोहाइड्रेट लिखेंगे। अब यहाँ पे एक अणु जल है तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा मोनो। अब देखिए जब H2O को हम एक्वा लिखते थे, लेकिन जब भी वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर लिखा जाएगा तो आप वहाँ पे हाइड्रेट इसको लिखेंगे। तो ये मोनोहाइड्रेटेड। और वैसे ही जैसे यहाँ पे लिखेंगे तो टेट्रा एक्वा
क्लोरिडो क्रोमियम, फिर उसकी जो बैलेंसी होगी, फिर क्लोरिडो, फिर डाई हाइड्रेट लिखेंगे। तो इस प्रकार से इसकी आईपीएससी नामकरण किया जाएगा। देखिए आईपीएससी में भी चेंज हो गया, यहाँ पे अलग था, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, और इसकी प्रकृति भी चेंज हो गई। लेकिन क्या नहीं चेंज हुआ है, तो वो है हमारा रासायनिक सूत्र, अणु सूत्र चेंज नहीं हुआ है। अब हमने दो देख लिया, अब हम देखते हैं भाई लिंकेज वाली क्या होती है। अब लिंकेज से आपको पता चल रहा है कि वहां पे जो लिंकेज समावेशता है उसमें लिंकेज में कोई परिवर्तन आएगा। तो हम एग्जाम्पल के तौर पे लिखते हैं CON2NH3 अब इसमें क्या चेंज आ सकता है, आपको याद रखना है कि इसमें हमेशा बाइडेंटेड लिगेंड आएगा। अब NO2 जो होता है, हम एक तो NO2 यहाँ पे ये नाइट्रोजन जुड़ सकता है, और दूसरा आप यहाँ से NON ले सकते हैं, और यही होगा डिफरेंस जिसे हम कहेंगे लिंकेज समावेशता। और यही हो जाएगा हमारे पास, जब हम फर्स्ट कंपाउंड यहाँ से लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं CONO2 और NH3। मान लीजिए इसकी जो समावेशता है वो 5 इस तरीके से ही पहली रही, लेकिन दूसरी बिल्कुल भी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे आप लिखेंगे CNON और यहाँ से NH3 देखिए ये इस प्रकार से चेंज हो गई। ये चेंज नाम में भी आ जाएगा यहाँ से। देखिए आप जब समावेशता में चेंज करेंगे ये अणु, तो सबका नाम बदल जाएगा। जैसे यहाँ पे इसको लिखा जाएगा नाइट्रो, और यहाँ पे इसको लिखा जाएगा नाइट्राइटो। तो ये आ गया हमारे पास परिवर्तन। तो जब भी लिंकेज, यानी यहाँ पे नाइट्रोजन लिंक हुआ था, लेकिन यहाँ पे NO2 होता है ना, हमने गलत लिख दिया इसको, ONO, तो एक ही है। यहाँ पे नाइट्रोजन लिंक हुआ है, नाइट्रोजन से जुड़ा CMA, और यहाँ पे ऑक्सीजन से जुड़ा CMA। यही होता है आपके पास डिफरेंस संरचना में। जैसे आप संरचना बनाएंगे तो ये परिवर्तन आ जाएगा। तो हम संरचना नहीं, बस हम इसे ही बना के देखना कि कैसे परिवर्तन आ रहा है। तो जब भी लिंकेज में यहाँ पे N जुड़ा हो और दूसरे में ऑक्सीजन जुड़ा हो, तो जब भी आपको ऐसा कोई कंपाउंड दिखता है कि एक में N जुड़ रहा है और दूसरे में दूसरा उसी लिगेंड का दूसरा तत्व जुड़ रहा है, तो आप वहां से बस आंख बंद करके क्या लगाएंगे कि लिंकेज समावेशता है। तो ये था हमारे पास लिंकेज। अब हम देखते हैं इसमें संरचना वाले की लास्ट कोऑर्डिनेशन, और सबसे आसान बोले तो यही है। इसको तो आप देखेंगे, आपको कोई आंख बंद करके पूछे ना तब भी आप इसको बता सकते हैं। आप यहाँ से लिखेंगे CONH3 6CrC2O4। अब ये कंपाउंड आपको दिख जाए ना, नींद में भी कोई उठा पूछे भाई बताओ कोई समावेशता, अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन दे दीजिए भाई कोई एक समावेशता बताओ, तो हमें पूरे चांस है कि आपको यही समावेशता आ जाएगी, भाई इसे बता के निकल लो। यहाँ पे आपको दिया जाएगा ऐसे कंपाउंड और बताएगा इसका समावेशता क्या होगी। तो इसमें कुछ डिफरेंस नहीं करना होता है। आप इस कंपाउंड को दो तरीके से लिख सकते हैं, एक ये हो गया, और तथा आप इसको दूसरी जो संरचना होगी इसको लिख सकते हैं CO। इसमें ये लिगेंड NH3 CO से जुड़ा है। अब हम यहाँ पे इसको जोड़ देंगे C2O4 थ्राइस हो गया, और दूसरे में आपको क्रोमियम से साइनाइड है ना, अमोनिया है, NH3 जोड़ देना है, और यहाँ पे 6। तो क्या है, यहाँ पे कोबाल्ट से अमोनिया जुड़ा है और यहाँ पे कोबाल्ट से ऑक्सलेट जुड़ा है, यहाँ पे क्रोमियम से ऑक्सलेट जुड़ा है और यहाँ पे क्रोमियम से अमोनिया जुड़ा है। तो क्या बस लिगेंड को परिवर्तन कर देंगे, मतलब उपसंयोजन, कोऑर्डिनेशंस, यानी इसमें जो जुड़ना है उसी में परिवर्तन करना, यही हमारी समावेशता कहलाती है, उपसंयोजन। तो आई होप कि आपको ये वाला भाग क्लियर हो गया हो। अब हम चलते हैं इस वाले भाग पे कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो अब देखिए हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखते हैं। ये हमारे पास किसका एग्जाम्पल था, कोऑर्डिनेशन का। अब हम देखते हैं कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है। तो इसमें सबसे पहले हम लेते हैं ज्यामिति वाला। ए जो है हमारे पास ज्यामितीय
समावयवता। अब ज्यामिति समावयवता आपको पूछा जाए और आपके पास इस तरीके से कुछ कंपाउंड आ जाएंगे NH3 का ट्वाइस, और इसमें आपको ज्यामिति समावयवता बनाना है। तो आप कहीं कहीं लिखा जरूर देखते होंगे सिस एंड ट्रांस। ये सिस संरचना और ये ट्रांस है। तो सिस का मतलब होता है समान और ट्रांस का मतलब होता है अपोजिट। तो ये चीजें आपको ज्यामिति जब भी पढ़ेंगे तो यहाँ से एक वर्ड रखिएगा सिस, और दूसरा याद रखना है आपको ट्रांस। सिस का मतलब होगा समान और ट्रांस का मतलब होगा विषम। अब हम सम विषम कैसे समझें, तो अब हम बनाते हैं प्लेटिनम। सबसे पहले आपको जो सेंट्रल मेटल एटम उसे बना लीजिए। अब सिस का मतलब कि जो लिगेंड समान हो एक साइड, Cl Cl, और यहाँ पे NH3 और यहाँ पे NH3। इस संरचना को आप बोलेंगे सिस। इधर भी ये सेम लिगेंड्स हैं और इधर सेम लिगेंड्स हैं, तो ये बोला जाएगा सिस। सिस स्ट्रक्चर हो गया। अब इसी का बनाना है आपके पास ट्रांस। तो ट्रांस बनाने के लिए आप करेंगे क्या, यहाँ पे आप लिखेंगे प्लेटिनम, और ये वर्ग समतली यानी आपको 4 कंपाउंड जोड़ने हैं। तो अब यहाँ पे आप एक क्लोरीन जोड़ेंगे और यहाँ पे आप जोड़ेंगे एक NH3। यहाँ पे आप जोड़ेंगे NH3 और यहाँ पे आप जोड़ देंगे Cl। तो अगर आपसे यहाँ से पूछा जाए एक भाग में, तो इधर देखिए Cl मिल रहा है, NH3 मिल रहा है, इधर Cl NH3, तो इसे ही हम बोलते हैं ट्रांस स्ट्रक्चर। तो ये थी हमारी ज्यामिति। सिस ट्रांस स्ट्रक्चर आपको इसमें मिलेगा। ज्यामिति वाले में बस आपको सिस ट्रांस पहचाना आना चाहिए। तो जब भी समान लिगेंड समान डायरेक्शन में हो, यहाँ पे भी मतलब लेफ्ट में समान है, राइट में भी समान है, लेकिन यहाँ पे हम देखें तो लेफ्ट में अलग है और इसमें भी अलग है। जब आपको अलग अलग दिख जाए तो आप उसे मान सकते हैं वो क्या है, सिस ट्रांस स्ट्रक्चर है, और इसमें ज्यामिति समावयवता पाई जा रही है। तो आई होप आप लोग को ज्यामिति समझ में आई हो। अब हम लास्ट देखते हैं कि प्रकाशीय समावयवता किसे कहते हैं। तो बस आप जल्दी से आ जाइए प्रकाशिकी पे, और हम करते हैं द इंड समावयवता का। प्रकाशिकीय। अब भाई प्रकाशिकीय नाम सुन के आपको चल जाएगा कि लाइट, और लाइट प्रकाश, लाइट रहती है तभी हम चीजों को देख पाते हैं। अब इसमें प्रकाशिकी में आपको यूज करना होता है मिरर। जो प्रकाशिकी के कंपाउंड होंगे वो मिरर्स अपना प्रतिबिंब शो करते हैं, दर्पण प्रतिबिंब शो करेंगे। अब दर्पण प्रतिबिंब शो करें कैसे करेंगे, तो आप यहाँ से लिए एग्जाम्पल CON का ट्वाइस एंड Cl2, ये आपके पास कंपाउंड हो गया है। अब इसकी जब आप संरचना बनाएंगे तो यहाँ पे कंपाउंड हम लिख लेते हैं CON का ट्वाइस एंड Cl2। इस प्रकार से जब हम लिख लेते हैं तो हमें इसकी मिरर इमेज प्राप्त होनी चाहिए। तो आप CO यहाँ पे लिख रहे हैं और EN CL इसमें भी कुछ सिस ट्रांस जैसा स्ट्रक्चर ही आ जाएगा। अब जब आप इसको मिरर में देखेंगे ना, तो यहाँ पे मिरर में पार्श्व उत्क्रमण की एक प्रतिक्रिया होती है, जो हमने बताया था क्लास 10th में पार्श्व उत्क्रमण समझा जाता है। जैसे कि आप देखेंगे कि एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है। तो एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा रहता है एम्बुलेंस के आगे, क्योंकि जब भी कोई मतलब ड्राइवर होगा, कोई भी चालक होगा, तो अपने मिरर में देखेगा। अब देखिए वो मिरर तो लगा रहता है ना, जब भी हम वाहन चलाते हो उसी में हम देखते हैं कि कौन सी मतलब वाहन आ रहा है, मुझे किस साइड चलना चाहिए, कैसे, मतलब पूरा चीज हम मिरर में ही देखते हैं। अब हम बार बार मुड़ के तो देखेंगे नहीं भाई पीछे कौन आ रहा है, पढ़ें, तो उसमें मिरर में देखना होता है। तो जब भी हम मिरर में देखते हैं तो पार्श्व बदल जाता है, और यही पार्श्व उत्क्रमण के कारण हमें चीजें मतलब दाएं का बाएं और दाएं का बाएं दिखाई देती हैं, उल्टा दिखाई देती हैं। तो अब इसका जब आप मिरर इमेज बनाएंगे ना, तो इस तरीके का कंपाउंड का मिरर इमेज बन सकता है।
अब जब आप लिखेंगे मिरर में तो यहाँ पे आपको दिखेगा EN और यहाँ पे दिखेगा EN, यहाँ पे दिखेगा CL, यहाँ पे दिखेगा CL। तो ये हो गया इसका मिरर इमेज। इसमें पार्ट्स वो चेंज हो गया और यही कहलाता है प्रकाशिकीय में। प्रकाशिकीय में एक चीज आपको याद रखनी है कि इसमें समान लिगेंड कभी नहीं यूज किए जाएंगे। समान लिगेंड में प्रकाशिकीय समावयवता नहीं होती। देखिए अब ये प्रसमान में हम क्या समझ में आ रहे हैं, जैसे आपको यही दे दे कंपाउंड, जैसे हमने देखा था कि जैसे PT के साथ बस Cl4 जोड़ दे और ये इसके आपके पास संकुल आ गया। अब इसकी कभी नहीं बना सकते। अब मान लीजिए इसकी बना रहे, जैसे ये हमारे मिरर इमेज हो गई, आप यहाँ भी Cl जोड़ दें और यहाँ भी Cl जोड़ दें तो दर्पण में आपको कुछ फर्क पड़ेगा। हम वहां से कुछ बता सकते हैं कि इसमें प्रकाशिकी है कि क्या है। यहाँ पे Cl कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, बस जो है सो वही रहेगा। तो इस तरीके की कंपाउंड में ये कभी भी शो नहीं करेगा प्रकाशिकी। प्रकाशिकी शो करने के लिए आपको विषम लिगेंड्स लेना होगा। यहाँ पे EN और यहाँ पे EN। यहाँ पे समान स्थिति कभी नहीं होनी चाहिए। आपको स्थिति जो होगी वो हमेशा विषम होनी चाहिए। जैसे 4 कभी नहीं हो सकता। 3 वाले को हम एक तरीके से ले सकते हैं लेकिन 4 वाले को नहीं ले सकते। जैसे देखिए हम 3 वाले को कैसे ले सकते हैं, एक एग्जाम्पल आपने देख लिया। अब हम दूसरा एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कोबाल्ट के साथ हमने C2O4 का थ्राइस जोड़ दिया, ये है क्या हमारे पास कंपाउंड। तो आप जब कोबाल्ट को बीच में लिखेंगे और आपको जब C2O4 और एक ही आपको जोड़ना होगा C2O4। तो अब मान लीजिए ये इस तरीके से, ये लेफ्ट साइड हो गया, ये हमारा राइट साइड हो गया। तो इसका मिरर इमेज बन सकता है। जब आप इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो इसमें प्रकाशिकी समावयवता पाई जाएगी। CO, अब इधर हमारा C2O4 और ये होगा C2O4। ये आपको दिखा, तो देखिए इसमें उल्टा दिख गया ना। अब ये जो है इसमें चेंज हो गया, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट संरचना आपको चेंज दिख रही है। तो यही होता है मिरर इमेज। कभी विषम होने चाहिए। सम की स्थिति में कभी भी आपको प्रकाशिकी समावयवता नहीं पाई जाएगी, उसमें विषम होने चाहिए। लिगेंड्स विषम हो या तो आपको ऐसे मतलब वर्ग कभी भी 4 कंपाउंड से 4 लिगेंड्स सेम है तब वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन 3 लिगेंड है तो वहाँ पे आपको इस तरीके से देखने को मिल सकता है। तो ये था पूरा हमारा समावयवता कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा समावयवता समझ में आया हो और आप यहाँ से जो भी क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर लें। तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट सेशन के साथ। तो आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।